Chapter number 7 Alternating Current NCERT exercise question number first. A 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 Hz AC supply. A. What is the RMS value of current in the circuit? B. What is the net power consumed over a full cycle? तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ए सेगमेंट में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें पता है IRMS जो होता है वो I0/√2 होता है। ठीक है, और I0 जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू होती है, बट यहाँ पे कुछ हमें इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज में नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना होगा, VRMS/R ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास सप्लाई की वोल्टेज गिवन है 220 और रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 100। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 और जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 220। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट की और आपके पास जो RMS करंट की वैल्यू होगी वो 2.20 एम्पियर होगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है पावर कितनी होगी। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी, तो हमारे पास करंट की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है P = VI। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, जो RMS वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें। तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ गिवन 220 एंड जो करंट अभी हमने फाइंड आउट किया 2.20। ठीक है, तो ये वॉट में हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 × 2.2 किया हमने तो 484 वॉट हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पावर कैलकुलेट की। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द RMS वोल्टेज? पार्ट बी, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? तो हमारे पास न्यूमेरिकल में दो सेगमेंट्स हैं A और B। तो फर्स्ट में हमारे पास जो AC सप्लाई है उसकी पीक वैल्यू गिवन है। तो पीक वैल्यू जो होती है जिसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास गिवन है 300। हमें RMS वैल्यू पूछा गया है, तो RMS वैल्यू जो होती है वो जो पीक वैल्यू होती है उसका 1/√2 होता है। ठीक है, तो RMS वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका आंसर है 300/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो 212.1 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट याद रखना चाहें तो 1/√2 जो होता है ना, इसकी वैल्यू जो होती है 0.707 होता है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रखें तो इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि जो आपका करंट है, करंट की RMS वैल्यू गिवन है। ये क्या है, RMS वैल्यू, और यहाँ पे आपसे I0 की वैल्यू पूछी गई है, दैट मीन्स पीक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास I0 जो है उसको हम लोग लिखेंगे √2 IRMS। ठीक है, तो IRMS की वैल्यू हमारे पास गिवन है न्यूमेरिकल में, ये वैल्यू है 10 × √2, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और √2 को हम लोग लिखते हैं 1.414। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की और आपका आंसर जो है वो है 14.14 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, a 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 Hz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, L की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मिली हेनरी में गिवन है तो हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वोल्टेज हमारे पास गिवन है 220 वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट की तो 2πf। ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL की वैल्यू ω/L होगी और ओमेगा की जगह हमने यहाँ पे 2πf को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला है
IRMS का V/XL, यहाँ पे हम लोग XL की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले XL की वैल्यू देख लेते हैं किस तरह से आई। तो जो XL है हमारा XL, उसको हमने लिखा 2πf/L, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो देखिए पाई की वैल्यू 3.14 और f की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज गिवन है और इंडक्टर हमारे पास गिवन है 44 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 13.82 ohms, ठीक है। तो इतनी आपके पास XL की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, तो फॉर्मूला में हम लोग जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वोल्टेज हमारा कितना था 220 और जो रिएक्टेंस हमें मिला इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, इसकी वैल्यू 13.82 ओम, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास वैल्यू आएगी 15.92 एम्पियर। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं ये सॉल्व करने थे, ठीक है। क्वेश्चन 4, 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो RMS वैल्यू जो करंट की उसको हम लोग लिख सकते हैं V/, यहाँ पे कैपेसिटर के केस में हम लोग यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को यूज में लेंगे XC और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है 1/ωc, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो होगा 2πf, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π × f जो है 60, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस की तो 120 पाई हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अभी हम पाई की वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब हम क्या करें, XC की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1/ωc होती है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 120 रिप्लेस कर दें पाई, और जो ये C है, C को हमने 60 माइक्रोफैरड को हम लोग 10⁻⁻6 रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो 10⁻⁻6 हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करें तो XC की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपके पास आती है 44.284 ohms, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमें डायरेक्ट यूज़ में लेनी है। तो जो हमारा IRMS का फॉर्मूला होगा वो होगा V/XC और V जो है हमारा 110 वोल्ट है और ये है 44.248, ठीक है। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.48 एम्पियर, ठीक है। तो इतना करंट आपको मिलेगा और यही आपकी RMS वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। जो वैल्यूज़ गिवन है इनको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला यूज़ में लेना था। तो हमने XC की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो वैल्यू हमें मिली 44.248 और इसको डायरेक्ट हमने वैल्यू को इस फॉर्मूला में रिप्लेस किया, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट है, करंट की वैल्यू ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, वोल्टेज जो था 110 और XC की वैल्यू हमने यहाँ से रिप्लेस की तो 44.248। तो हमारा आंसर जो है अप्रोक्सीमेट 2.488 एम्पियर के इक्वल आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.3 एंड 7.4, that means previous two questions, what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है पिछले दो क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, उसमें आपको नेट पावर जो है एब्जॉर्ब की है कंपोनेंट्स ने, वो पावर आपको कैलकुलेट करना है कंप्लीट साइकिल के लिए और अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है, 3rd क्वेश्चन में हमें इंडक्टिव सर्किट गिवन था, दैट मीन्स एक इंडक्टर हमें गिवन था। उस केस में हमारे पास जो IRMS और
IRMS वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू थी वो 15.92 एंड वोल्टेज जो था 220 वोल्ट इतना था। ठीक है, तो हमारा जो पावर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाई, ये फॉर्मूला हम लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं पावर। बट जो इंडक्टर हम लोग यूज में लेते हैं तो उस केस में जो हमारी EMF होती है वो करंट से 90 डिग्री आगे होती है। ठीक है, तो इस केस में जो EMF होता है करंट से 90 डिग्री आगे होता है जब इंडक्टर हम लोग यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जब हम एंगल रिप्लेस करेंगे cos फाई 90, तो पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा, पावर विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इंडक्टर यूज में लेंगे तो सर्किट में पावर कंजप्शन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पावर का आंसर होगा वो 0 होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कहा कि हमने कैपेसिटर यूज में लिया था। ठीक है, कैपेसिटर यूज में लिया था और उस केस में हमारे पास जो RMS वैल्यूज थी करंट की और वोल्टेज की वो 2.49 एम्पियर करंट के लिए और वोल्टेज की RMS वैल्यू थी 110 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक डायग्राम से हम देख लेते हैं, फेजर डायग्राम से। तो जब हम कैपेसिटर यूज में लेते हैं उस केस में जो वोल्टेज होता है या फिर हम कहें EMF जो होता है कैपेसिटर के केस में वो 90 डिग्री लेग बिहाइंड होता है फ्रॉम करंट। ठीक है, करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, तो उस केस में एंगल हमारा अगेन कितना हुआ 90 डिग्री। तो जो हमारा पावर है उसका फॉर्मूला जो है हमारा, इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, VI cos फाई। ठीक है, और फाई की वैल्यू हम यहाँ पे 90 डिग्री रिप्लेस करें तो cos 90 जो होता है अगेन हमारा cos 90 दैट विल बी 0। सो पावर कंजप्शन विल बी 0। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर यूज में लेंगे तो पावर कंजप्शन जो होगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर of a series LCR circuit with L equals to 2 Henry, C equals to 32 microfarad and R equals to 10 ohm. What is the Q value of this circuit? तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उनको हमने यहाँ पे नोट किया। L की वैल्यू गिवन है, C गिवन है और R गिवन है। ठीक है, दैट मीन्स इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते थे ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर उसे कैलकुलेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, L और C दोनों ही की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो उन वैल्यूज को रिप्लेस करते ही हमारे पास जो ओमेगा आर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो मिली 125 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, Q वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, Q इक्वल्स टू 1/√L/C। ठीक है, तो इसमें हमने ये L, C और R तीनों की वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया और कैलकुलेशन किया। तो कैलकुलेशन करते ही हमारे पास Q की वैल्यू आई 25। ठीक है, तो Q की वैल्यू हमारे पास 25 मिली। Question number 7. A charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है पहले हम उनको नोट कर देते हैं। आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो गिवन है, तो जो वैल्यूज हमें गिवन है पहले हम उनको नोट कर लेते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू 30 माइक्रोफैरेड, माइक्रो को हम लोग 10⁻⁻6 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, इंडक्टेंस की वैल्यू 27 मिली हेनरी गिवन है, तो मिली को हम 10⁻³ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल साइन लगा के ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ओमेगा आर का जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/√LC। ठीक है,
अब जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है ओमेगा आर की 1.11 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7, that means previous question, is 6 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy at later time? तो हमसे कहा गया है जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें अगर इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज की अमाउंट 6 मिलीकूलम गिवन हो तो उस केस में टोटल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है सर्किट की, और लेटर टाइम दैट मीन्स बाद में वो टोटल एनर्जी कितनी होगी वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी पिछले न्यूमेरिकल में। कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 30 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और इंडक्टेंस की वैल्यू जो थी वो थी 27 मिली हेनरी। ठीक है, तो मिली को हमने 10⁻³ से रिप्रेजेंट किया और माइक्रो को 10⁻⁻6 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन कर दिया। अब हमारे पास चार्ज जो गिवन है, चार्ज की वैल्यू 6 मिली कूलम गिवन है, तो मिली को हम लोग लिखेंगे 10⁻⁻3, ठीक है, कूलम। तो यहाँ पे हमने सारी क्वांटिटीज को कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी को हम लोग लिखते थे हाफ Q²/C, ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता था। इस एनर्जी के फॉर्मूला में हमारे पास ये दोनों वैल्यूज गिवन है, तो इनको हम लोग चार्ज और जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करते ही हमारे पास जो कैलकुलेशन किया हमने 6/10 आया और इसको हमने सॉल्व किया तो 0.6 जूल। तो एनर्जी जो है वो 0.6 जूल होगी सर्किट की। तो टोटल एनर्जी जो होगी उसकी बात करें तो, अब टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दो ही क्वांटिटीज हमने यूज में ली हुई हैं। तो एनर्जी जो कैपेसिटर के पास होगी वो ऑसिलेट होके इंडक्टर के पास आएगी और यही प्रोसेस चलता रहेगा, जिसको हम बोलते थे एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमारा एनर्जी होगा वो बाद में भी वही रहेगा, ओनली वो शिफ्ट हो जाएगा कैपेसिटर टू इंडक्टर, देन इंडक्टर टू कैपेसिटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, a series LCR circuit with R equals to 20 ohm, L equals to 1.5 Henry and C equals to 35 microfarad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of supply equals to the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? देखिए, न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है एलसीआर सर्किट में जो वैल्यूज गिवन है एल, आर और सी, ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। इसके साथ ही हमारे पास वोल्टेज जो है एसी सब रेजोनेंस कंडीशन हमें गिवन है। तो रेजोनेंस कंडीशन गिवन है, उस केस में एवरेज पावर हमें फाइंड आउट करना है कंप्लीट साइकिल के लिए। तो यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन जो होता है उसको हम लोग लिखते थे XL इक्वल्स टू XC। तो उस केस में जो इम्पीडेंस होता था हमारा वो R के इक्वल हो जाता था। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन में Z की वैल्यू R के इक्वल होने की वजह से जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज गिवन है 200 और रेजिस्टेंस गिवन है 20। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करें, 200, ठीक है, और ये है 20। तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमारे पास करंट कितना आएगा, 10 एम्पियर के इक्वल आएगा। ठीक है, देखिए अभी हमने कैलकुलेशन किया था करंट की वैल्यू 10 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद पावर जो है, पावर हमारे पास I²R, I की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की तो हो जाएगा 100 इंटू R, R है 20, तो 2000 जो है वो हमारा पावर होगा 2000 वॉट। क्वेश्चन 10,
A radio can tune over the frequency range of a portion of megawatt broadcast band 800 kHz to 1200 kHz if its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry. What must be the range of its variable capacitor? तो यहाँ पे हमें हिंट भी दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी जो है फ्री ऑसिलेशन की एलसी सर्किट की वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव और एलसी ऑसिलेशन सर्किट की फ्रीक्वेंसी को सेम होना चाहिए, ये हमें हिंट दिया गया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो जो क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है पहले हम उनको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी रेंज गिवन है 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। ठीक है, इसके अलावा हमें इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है L इक्वल्स टू 200 माइक्रो हेनरी। ठीक है, तो माइक्रो को हमने 10⁻⁻6 से रिप्रेजेंट किया। अगेन हमने यहाँ पे जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको हमने इस तरह से डिनोट किया था ओमेगा आर, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नियर बाय जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको हमने इस तरह से कैलकुलेट किया कि ओमेगा 1 इक्वल्स टू ये ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2πf1। तो यहाँ पे हमने ओमेगा 1 की कैलकुलेशन की रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू एल, तो ये फर्स्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे जो ओमेगा 1 एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट की थी जिसकी वैल्यू ये मिली हमें, इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करें और एल की वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, 200 माइक्रो हेनरी। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं और C1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमने वैल्यू रिप्लेस की तो यहाँ पे हमें C1 की वैल्यू मिली, C1 इक्वल्स टू 198 पिको फेरेड। ठीक है, पिको फेरेड में हमें इसकी वैल्यू मिली। चलिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेगमेंट में हमें क्या करना है, ओमेगा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसको हम लोग 2πf2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम यहाँ पे ओमेगा 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और ये जो वैल्यू है 2πf2 से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास f2 की जो वैल्यू है वो है 1200। ठीक है, तो किलो हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2400 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू ये मिली और इसको हम लोग इस फॉर्मूला में यूज़ मिलेंगे, C2 इक्वल्स टू 1 ओमेगा 2 स्क्वायर L। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा 2 की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो उससे हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और पुट करने के बाद जो हमारे पास C2 है कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू आई 88 पिको फेरेड। ठीक है, तो ये दो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आई। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेंज होगी कैपेसिटेंस की वो 88 पिको फेरेड से 198 पिको फेरेड के बीच में होगी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की रेंज ये होगी। क्वेश्चन 11, figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source L equals to 5 Henry and C equals to 80 microfarad and R equals to 40 ohm। तो यहाँ पे हमें एक सर्किट गिवन है और इसमें हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उनके पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट A, determine the source frequency which drives the circuit in resonance। Point B, obtain the impedance of the circuit and
amplitude of current at the resonance frequency. Point C, determine the RMS potential drops across the three elements of the circuit. Show that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonant frequency. तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल में जो हमारे पास वैल्यूज गिवन हैं उनको हमने पहले लिख दिया है, और उसके बाद जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है जिसको हमने ओमेगा आर से डिनोट किया, उसको हमने लिखा 1/√LC। एल और सी की वैल्यूज को जब हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, सी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, सी की वैल्यू जो है वो 80 माइक्रोफेरेड है। माइक्रोफेरेड को हम लोग लिखेंगे 80 × 10⁻⁻⁶, और जो हमारा इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस किया तो इससे हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वो कितनी है, 40 ओम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हमसे कहा गया है कि इस केस में जब जेड की वैल्यू आर के इक्वल होती है, दैट मीन्स रेजोनेंस कंडीशन में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा इस केस में, तो पोटेंशियल अपॉन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है और पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है। तो 230 अपॉन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं R40। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो आती है 5.75 एम्पियर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम करंट होगा सर्किट में, और मैक्सिमम करंट कब होता है, जब रेजोनेंस कंडीशन होती है। तो मैक्सिमम करंट जो होगा हमारा, उसको हम लिखेंगे √2 की वैल्यू 1.414 इंटू करंट IRMS की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 8.13 एम्पियर। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम करंट इतना होगा। ठीक है, अब हमें थर्ड पॉइंट जो है सी पॉइंट, उसमें पूछा गया है कि जो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं सर्किट में उन सभी के अक्रॉस आरएमएस पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसको लिख सकते हैं V = IR। ठीक है, आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 5.75, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है 40, तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यूज को रिप्लेस किया तो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमें मिला 230 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली कैपेसिटेंस के लिए कैलकुलेट किया तो यहाँ पे हमने VC = IXC ये फॉर्मूला अप्लाई किया, और यहाँ पे ये वैल्यूज जो हैं, I की वैल्यू 5.75 और हमारे पास जो XC है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/ωc से। ठीक है, यहाँ पे C की वैल्यू गिवन है, ओमेगा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी गिवन है। चलिए इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। चलिए XC की वैल्यू हमने इस तरह से कैलकुलेट की 1/ωc। ओमेगा जो है ये हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू 50 आई थी हमारे पास, 50 रेडियन पर सेकेंड, और C की वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन है, इसकी वैल्यू है 50 रेडियन पर सेकेंड, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास 80 माइक्रोफेरेड गिवन है। तो ये जब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास XC की वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस हमें मिलेगा 143.5 वोल्ट। ठीक है, अब हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, XL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। XL को ω/L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास पता है 50 रेडियन पर सेकेंड, और L की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 हेनरी। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन होगा इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो करंट की वैल्यू हमें पता है 5.75, और ये जो है इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अगेन हमारे पास जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो होगी 1437.5 वोल्ट। दैट मीन्स दोनों ही केसेस में पोटेंशियल जो है कैपेसिटेंस के अक्रॉस और इंडक्टेंस के अक्रॉस सेम वैल्यू मिली। ठीक है, अब हमसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि रेजोनेंस सर्किट में जब LC कॉम्बिनेशन हम लोग काउंट करें, ठीक है, LC कॉम्बिनेशन को अगर कंसीडर करें तो उस केस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो उस केस में यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
आई इंटू एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है दोनों का पोटेंशियल सेम है, डायरेक्ट आंसर 0 होगा। या फिर हम लोग कहें कि रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, तो VLC जो होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एन LC सर्किट कंटेन्स 20 millihenry indicator and a 50 microfarad capacitor with an initial charge of 10 millicoulomb. The resistance of circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed be t equals to 0. Point A, what is the total energy stored initially? Is it conserved during LC oscillation? Point B, what is the natural frequency of the circuit? Point C, at what time is the energy stored? Part first, completely electrical. Part second, completely magnetic. D point, at what times is the total energy shared equally between the inductor and capacitor? And last point, E, if a resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as heat? यहाँ पर हमें जो क्वांटिटीज गिवन है उनको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है और चार्ज की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और इसको हमने मिली को कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ में, माइक्रो को कन्वर्ट कर दिया 10⁻�6 में, एंड अगेन मिली को हमने 10⁻³ में। ठीक है, तो फर्स्ट सेगमेंट में हमसे पूछा गया है टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी सर्किट के लिए। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है Q²/2C, इसमें हम लोग ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी गिवन है और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन है, तो डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे पुट करना है और हमारी जो एनर्जी है वो हमें मिल जाएगी। तो देखिए हमने जब वैल्यू रिप्लेस की और कैलकुलेशन की तो हमारे पास एनर्जी जो है 1 जूल के इक्वल मिली। ठीक है, तो ये जो टोटल एनर्जी होगी LC सर्किट के लिए, तो ये जो टोटल एनर्जी हमें मिली सर्किट के लिए, ये सर्किट जो है हमारा LC ऑसिलेशन, इस केस में हमारी एनर्जी मिली। अब हमें पता है LC ऑसिलेशन में जो एनर्जी होती है वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो होगी वो कंजर्व होगी, बिकॉज यहाँ पे हमने रजिस्टर को यूज में नहीं लिया है। क्लियर? चलिए, तो हमारे सर्किट में L और C दोनों ही वैल्यूज हमें गिवन है, तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन जब हमने किया तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 159.24 हर्ट्ज मिली। ठीक है, इसी तरह से हमें नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अगेन हम लोग यहाँ पे जो L एंड C जो टर्म्स हैं हमारी, उनकी वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस करेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करके नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर की वैल्यू कैलकुलेट की, तो वो हमें मिली 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब C सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, तो टाइम पीरियड जो होता है वो 1/* फ्रिक्वेंसी, ठीक है, या फिर हम लोग इसको 1/f लिखते थे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करें तो हमें टाइम पीरियड जो है वो 6.28 मिली सेकेंड्स की फॉर्म में मिला। और इस टाइम पीरियड को हमने कहा टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t पे हमारा जो टोटल चार्ज था उसको हमने Q = Q' कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि पता करना है कि सर्किट में एनर्जी जो स्टोर होती है, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, वो किस टाइम पीरियड पे होगा। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड होगा हमने कहा इनिशियली t = 0 पे और t = ½ t और 3t/2। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल होगा जब टाइम पीरियड 0 t/2 t 3t/2 ... इस तरह से टाइम पीरियड होगा उस केस में। अब देखिए, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी
वो 0 होगी तो उस केस में हमारा जो एनर्जी होगा वो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस केस में हमें टाइम पीरियड देखना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने कहा कि जो LC ऑसिलेशन होता है उसमें हमें पता है कि जो एनर्जी है L और C के बीच में ऑसिलेट होती रहती है। जब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जब इंडक्टेंस में स्टोर होती है तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब कैपेसिटर की एनर्जी 0 के इक्वल हो जाती है तो उस केस में हमारी एनर्जी जो होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, और जब हमारी मैग्नेटिक एनर्जी 0 होती है तो उस केस में हमारी एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए अब इसी को हमें डिस्कस करना है। तो मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी जब इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो इस केस में जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी क्या होगी, कंप्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी और ये स्टोर होगी इंडक्टर के अंदर। ठीक है, इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी और कैपेसिटर की एनर्जी को हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी होगी, यहाँ पे कैपेसिटर की जगह क्या आएगा, इंडक्टर आएगा। ठीक है, तो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी और वो टाइम पीरियड जो होगा वो होगा T/4, 3T/4, 5T/4 एक्सेट्रा। और यहाँ पे हमारे पास जो T है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 6.28 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो उसको राउंड फिगर में हमने 6.3 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कंसिडर किया हुआ है Q डैश। उस केस में कैपेसिटर के पास एनर्जी कितना होगा, Q²/2C। ठीक है, तो इतना एनर्जी होगा। और अगेन जब हम टोटल एनर्जी को हाफ करें, टोटल एनर्जी कितनी होती है, Q²/2C। ठीक है, तो इसको हाफ करें तो वो एनर्जी जो होगी कैपेसिटर के ऊपर होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चार्जेस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ने वैल्यूज को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा जो Q डैश चार्ज होगा उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, Q/√2। ठीक है, तो ये इतना चार्ज हमें मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास Q डैश की वैल्यू मिल गई Q/√2। अब हमें पता है कि जो हमारा चार्ज है Q डैश उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, Q cos ω/t। ठीक है, और ओमेगा को हम लोग 2π/t की टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर दें तो हमारा इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, Q डैश इक्वल्स टू Q cos 2π/T इंटू स्मॉल t। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब हमने क्या किया, जो Q डैश है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया Q/√2। तो अगेन हमने यहाँ पे कंपेयर किया, तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आया वो इस तरह से है, cos 2π/T इंटू T विल बी इक्वल्स टू 1/√2। अब 1/√2 कब होता है, जब π/4 हमारा एंगल होता है उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन होगा वो जनरल टर्म के लिए कंसिडर करें तो 2n+1 इंटू π/4। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर किया तो हमारे पास स्मॉल टाइम पीरियड जो T है उसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से आएगी, T विल बी इक्वल्स टू 2n+1 इंटू कैपिटल T/8। ठीक है, तो टाइम पीरियड को हमने कंपेयर किया तो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू आई। दैट मीन्स जो टोटल एनर्जी होगी इक्वल अमाउंट में कन्वर्ट होगी इंडक्टर और कैपेसिटर में। ठीक है, दैट मीन्स जो टोटल एनर्जी है उसका हाफ जब हम करेंगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगी ये एनर्जी। तो इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होंगी ये तो एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। तो इन एनर्जीज की वैल्यू हाफ कब होती है, वो टाइम पीरियड होगा T इक्वल्स टू T/8, 3T/8, 5T/8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर? चलिए अब लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट।
ठीक है। जब रजिस्टर को हम सर्किट में इंसर्ट करें तो उस केस में जो टोटल एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो हमारा एलसी ऑसिलेशन हो रहा था उसे रेजिस्टेंस रोक देगा। पॉइंट बी, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो क्वांटिटीज गिवन हैं उन्हें सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू एंड पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पे पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो पीक वोल्टेज जो है उसको हम लिखते हैं V नॉट इक्वल्स टू √2V, दैट मीन्स VRMS इक्वल्स टू V नॉट अपॉन √2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है पीक वैल्यू होती है। तो हमें पीक वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उसको ऐसा लिखेंगे √2 इंटू V। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज में लेना है क्योंकि हमें V नॉट फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्मूला है इसको हमें इस तरह से लिखना था √2 इंटू V। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है RMS वैल्यू, ठीक है 240 वोल्ट, एंड √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो 339.41 वोल्ट होगा। अगेन हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी अगर फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। ठीक है, और f की वैल्यू हमारे पास 50 हर्ट्ज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू रिप्लेस की। तो यहाँ पे 100 पाई रेडियन पर सेकेंड जो है वो हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें सर्किट में मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम करंट जो होता है उसको हम लोग आई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। आई नोट विल बी इक्वल्स टू V अपॉन जेड। ठीक है, और जेड जो है वो इम्पीडेंस है। अगर हमारे पास LCR सर्किट होता तो हम लोग जेड की वैल्यू को यूज में लेते, बट हम जेड का जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास XC की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा जेड का वो होगा Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL²। XL को हम लोग लिखते हैं ओमेगा L। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ में लिया। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है करंट की। तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की। ठीक है, और ये वैल्यू जो है उसे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। तो ओमेगा की वैल्यू हमें मिली थी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, और जो L है इंडक्टेंस उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो जब हम मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी 1.82 एम्पियर। अब हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है जो करंट है वो वोल्टेज से 5 एंगल लैग बिहाइंड है। ठीक है, करंट जो है वोल्टेज से 5 एंगल लैग बिहाइंड कर रहा है। तो इस केस में वोल्टेज और करंट का इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होगा V इक्वल्स टू V नॉट कोस ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I नॉट कोस ओमेगा टी माइनस Y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि जो करंट है वो वोल्टेज से 5 एंगल लैग बिहाइंड है। ठीक है, चलिए अब बात करें कि जब इनिशियल कंडीशन में जब t इक्वल्स टू 0 है, टाइम पीरियड 0 होने पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V नॉट के इक्वल होगा, और इसी को हम पीक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और इसी केस में हमने ओमेगा टी माइनस 5 को अगर 0 कंसिडर किया तो उस केस में टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 5 अपॉन ओमेगा। ठीक है, और इस केस में हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और वो होगी आई नॉट के इक्वल, जिसको हम पीक वैल्यू कहेंगे। और हमसे यही पूछा गया है कि कितना टाइम लैग बिहाइंड होगा मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट से, तो वो वैल्यू होगी t इक्वल्स टू 5 अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो हमारे टाइम लैग बिहाइंड पूछा गया था तो उसकी वैल्यू होगी 5 अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे tan phi की वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसका फॉर्मूला होगा tan phi इक्वल्स टू ओमेगा L अपॉन R। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी क्वांटिटीज गिवन है तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करें, और जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास tan phi की वैल्यू जो है वो 1.57 आती है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, tan phi की वैल्यू फाइंड आउट की। tan phi की वैल्यू हमारे पास मिली 1.57, और जब आप phi की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो tan इनवर्स 1.57 होगा, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 57.5 डिग्री होगी। अब इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गई हमारी क्वांटिटी। तो रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद अब हमें पता है कि जो फाई है वो ओमेगा टी के इक्वल है। अब हमें टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, फाई अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फाई की वैल्यू को ये रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमारे पास पता है कितना है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू 50, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया, तो हमारे पास 3.2 मिली सेकेंड्स का टाइम मिला। क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्टेन द आंसर A and B in exercise 7.13, that means previous question. If the circuit is connected to a high frequency supply 240 volt and 10 kilohertz frequency, hence explain the statement that at very high frequency an inductor in a circuit nearly amounts to an open circuit. How does an inductor behave in a DC circuit after the steady state? तो ये जो न्यूमेरिकल है वो प्रीवियस न्यूमेरिकल की जैसे ही है, बट यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर दी है 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो वही कैलकुलेशंस हमें करनी है यहाँ पे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। तो चलिए देखते हैं, जो वैल्यूज गिवन है उनको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। एल की वैल्यू, इंडक्टर गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और पोटेंशियल जो है वो गिवन है। इसके अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी गई है, ठीक है। अब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमें पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो पीक वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी नॉट इक्वल्स टू वी अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास पीक वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे पीक वैल्यू की जो है वोल्टेज की वो है 110 अंडर रूट 2 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट की वैल्यू आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल जो होता है हमारा वो होता है ओमेगा एल। तो यहाँ पे सी की जगह क्या आ जाएगा, ये रॉन्ग है, यहाँ पे आपको ओमेगा एल रिप्लेस करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा एल रिप्लेस करेंगे, और जब हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, फेज एंगल फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाई इक्वल्स टू ओमेगा जो हमें पता है tan phi इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखते थे, ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हमें नॉन है, तो इन सभी क्वांटिटीज़ की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज जो हैं नॉन थी, तो इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस किया। तो हमारे पास फाई की वैल्यू आई 100 पाई, ठीक है। फाई की वैल्यू जो है 100 पाई हमें मिली। तो यहाँ से हम लोग tan phi जो था, tan phi इक्वल्स टू 100 पाई के इक्वल मिला। तो अब हम यहाँ से क्या करें, फाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिली 89.82 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा डिग्री है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो फाई की वैल्यू मिली रेडियन में वो है 89.82 अपॉन 180 इंटू पाई रेडियन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें फाई की मिली रेडियन में। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फेज एंगल है फाई वो ओमेगा डी के इक्वल है। तो यहाँ से टाइम फाइंड आउट करना है, तो फाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने फाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी हमने। ओमेगा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 2 पाई इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस की, तो हमारे पास टाइम इंटरवल जो मिला वो आया 25 माइक्रो सेकेंड्स,
ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है माइक्रो सेकेंड्स में है। क्लियर? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट I naught is very small in this case. Hence, at high frequency, inductor amount to an open circuit. In DC circuit, after a steady state is achieved, omega equals to 0. Hence, inductor L behaves like a pure conducting object. Number 15. A 100 microfarad capacitor in series with a 40 ohm resistance is connected to a 110 volt 60 hertz supply. Point A, what is the maximum current in the circuit? Point B, what is the time lag between the current maximum and voltage maximum? ओके, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे जो जो क्वांटिटीज गिवन है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू, इसके साथ ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, और ये माइक्रो को हमने 10⁻⁻6 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होगा उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 2π × 60 रेडियन पर सेकेंड हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी मिली। अब हम आरसी सर्किट, क्योंकि ये हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे सी और आर गिवन है, तो ये हमारा आरसी सर्किट होगा। आरसी सर्किट में जो इम्पीडेंस होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरह से होगी, Z इक्वल्स टू √R² प्लस 1/ω²C²। ठीक है, और पीक वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V0 इक्वल्स टू V√2। तो यहाँ पे V की वैल्यू 110 वोल्ट गिवन है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हमने वैल्यू, तो ये हमारे पास पीक वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम करंट जो है I0 इक्वल्स टू V0/Z। ठीक है, Z को हम इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस का फॉर्मूला √R² प्लस 1/ω²C² होता है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करें और इसको कैलकुलेट करें। तो ये देखिए कैलकुलेशन, हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस किया और इसको कैलकुलेट किया, तो जो मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आई 3.24 एम्पियर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम करंट जो है वो हमें मिला 3.24 एम्पियर। अब बी सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इन अ कैपेसिटर सर्किट द वोल्टेज लेग बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल फाई। दिस एंगल इज गिवन बाय, जो हमारा कैपेसिटर अगर हम सर्किट में यूज में लेते हैं तो वोल्टेज जो है करंट से फाई एंगल लेग बिहाइंड हो जाता है। तो tan फाई का फॉर्मूला जो होता है उसको हम लिख सकते हैं XC/R। ठीक है, और XC जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं 1/ω²। ठीक है, तो tan फाई का जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/ω²। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू पता है। तो इनकी वैल्यू जब हमने यहाँ पर रिप्लेस की तो हमारे पास tan फाई की वैल्यू आई 0.6635, और जब हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट हमें वैल्यू मिलती है 33.56 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। π/180 से मल्टीप्लाई करते ही जो ये फाई है वो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास फाई की वैल्यू मिल चुकी है। अब फाई इक्वल्स टू जो होता है ना वो ओमेगा टी के इक्वल होता है। अब हमें टाइम लेग फाइंड आउट करना है तो होगा टी इक्वल्स टू 5/ω। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू गिवन है और फाई हमने अभी फाइंड आउट किया था। यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो देखिए ये हमारा टाइम लेग जो है वो टी इक्वल्स टू 5/ω। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। ओमेगा की वैल्यू जो है हमारे पास 120 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो जब हमने कैलकुलेशन की तो टाइम पीरियड जो है हमारे पास वो आया 1.55 मिली सेकेंड। तो टाइम इंटरवल जो है 1.55 मिली सेकेंड्स का हमें मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्टेन द आंसर टू A and B in exercise 7.15, that means previous question. If the circuit is connected to a 110 volt and 12 kilohertz supply, hence
explain the statement that a capacitor is a conductor at a very high frequencies. Compare this behavior with that of capacitor in a DC circuit after the steady state. अगेन हमारे पास जो क्वांटिटीज गिवन है उनको हमने पहले यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2πf से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना है। पीक वोल्टेज जो होता है उसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करते हैं, V0 इक्वल्स टू V√2। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं RMS वैल्यू, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया और पीक वैल्यू हमने फाइंड आउट की। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि एक कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो कैपेसिटर के केस में यहाँ पे हम मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू I0 की वैल्यू फाइंड आउट की। I0 इक्वल्स टू V0/Z। Z जो है इसको हम एम्पीडेंस बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस कनेक्ट होने की वजह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे Z विल बी इक्वल्स टू √R² प्लस XC², और XC की वैल्यू जो होगी वो 1/ओमेगा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1/ओमेगा² हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ भी लिया और जो भी वैल्यूज हमारे पास गिवन थी उन सभी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। और जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमें I0 की वैल्यू मिली। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमें I0 की वैल्यू मिली 3.9 एम्पियर। ठीक है, अब हमें जो RC सर्किट है उसमें वोल्टेज जो है वो लेग बिहाइंड होगा करंट से, हमने कंसिडर किया ∅ एंगल लेग बिहाइंड होगा। तो इस केस में जो tan phi होगा, tan phi को हम लिखेंगे XC/R। ठीक है, तो ये हमारा tan phi का फॉर्मूला होगा और XC जो है हमें पता है 1/ωc होता है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस की और इस तरह से tan phi की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस करते ही हमारे पास tan phi की वैल्यू आएगी और tan phi की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। tan phi की वैल्यू जो है 1/96 पाई हमारे पास ये tan phi की वैल्यू है। ठीक है, अब phi की वैल्यू अगर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो phi की वैल्यू हमें मिली 0.2 डिग्री। ठीक है, 0.2 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम लॉग फाइंड आउट करना है। अगेन हमें पता है phi इक्वल्स टू ω/t होता है, तो यहाँ से टाइम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, phi/ω। ठीक है, तो यहाँ पे हमको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ में लिया है। तो जब हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस की तो हमारे पास टाइम पीरियड आया 0.04 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें टाइम पीरियड मिला। दैट मीन्स कि जो phi है, phi टेंड्स टू बिकम 0 एट हाई फ्रिक्वेंसी। phi की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, कब, जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हाई हो, तो उस केस में phi जो है हमारा 0 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, टेंड्स टू 0 एट अ हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटर C एक्ट्स एज अ कंडक्टर। तो हाई फ्रिक्वेंसी पे हम कहेंगे कि फ्रिक्वेंसी अगर हाई होगी तो कैपेसिटर जो होगा वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इन अ DC सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड ओमेगा इक्वल्स 0, हैंस कैपेसिटर अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट। तो DC सर्किट में जब हमारे पास स्टेडी स्टेट होगी, दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में जो कैपेसिटर होगा वो ओपन सर्किट की तरह होगा। ठीक है,